का निचोड़ आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता। इस अधिवेशन में जो चर्चा करने के लिए जो विषय निर्धारित किए गए हैं, जिन अधिकारों की संविधान में हमारे महापुरुषों ने लिपिबद्ध किया है लिखित रूप में, वही अधिकार हमें आज़ादी के 75 साल में पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए और ये जो विषय है वो संविधान से लिए गए हैं, और संविधान से जो लिए गए हैं तो मैं उस संविधान के संबंध में, संविधान के समर्थन में दो पंक्ति कहते हुए आप सबको एक बताना चाहता हूं कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये शान और शौकत और स्वाभिमान भी तेरे संविधान से मिला। औरों को मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। सभा में हमारे और आपके जैसा कोई मेहमान न होता, इंसान शौकत ईमान न होता, आज इस सभा में हमारे और आपके जैसा कोई मेहमान न होता, न मिल पाती रोजी रोटी शिक्षा इस देश में सबको, अगर इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान न होता। साथियों रखे गए हैं, मुझे जो बामसेब की तरफ से जो जवाबदेही दी गई है, राष्ट्रीय पिछड़ा बल मोर्चा की जवाबदेही दी गई है। पिछले 6 साल है वो शांतिपूर्वक अपनी जगह पर बैठ जाए। आप लोग अपने स्थान को ग्रहण करें। सभी अनुशासन में प्रकृति का जो नियम है, मैं उस परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ कि सूरज सवेरे निकलता है तो शाम को अस्त हो जाता है, कि आपकी इच्छा हो तो उगता है और अस्त होता है, आपकी इच्छा ना हो तो भी उगता है और अस्त हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। मैं इस प्रकृति के नियम के परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ। हम इस देश में परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, और परिवर्तन के लिए क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांट दिया गया। लगभग 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियों के टुकड़े हैं, 801 आदिवासियों के टुकड़े हैं, और 3743 जाति के टुकड़े पिछड़े वर्ग के हैं, जिसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा दोनों मिलाकर 3743 जाति के टुकड़े हैं, और तीनों को मिलाकर ये आंकड़ा 6247 होता है। आप लोगों को याद होगा या आप लोगों को जानकारी होगी कि जब ब्राह्मणों ने इस देश में आज़ादी का आंदोलन चलाया था, तो वो भारत के लोगों को अंग्रेज़ों के विरोध में भड़काने के लिए कहा करते थे कि अंग्रेज़ लोग बुरे लोग हैं। तो लोग पूछते थे क्यों बुरे हैं? तो वो ब्राह्मण लोग कहते थे कि अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों के टुकड़े किए। तो लोग पूछते थे कितने टुकड़े किए? तो ब्राह्मण कहते थे कि अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़े किए। ब्राह्मण कहते थे कि अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़े किए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े किए, क्योंकि 1703 जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट की। 801 टुकड़े हैं आदिवासियों के, क्योंकि 801 आदिवासियों की जातियाँ हैं, और पिछड़े वर्ग की 3743 जातियाँ हैं। तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़ों में
ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को बांटा, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को बताया कि अंग्रेज विदेशी थे, तो हमारे लोग भूल गए कि ब्राह्मण भी विदेशी है। तो अंग्रेज जो विदेशी थे वो चले गए और दूसरा जो विदेशी था ब्राह्मण, उसने भारत पर कब्जा किया हुआ है। और ये कब्जा संविधान होने के बावजूद भी, संविधान के द्वारा चुनाव होने के बावजूद भी, और हमारे लोगों की संख्या 85% होने के बावजूद भी, कांग्रेस जो ब्राह्मणों की पार्टी है, या तो उसका कब्जा रहता है या तो भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मणों की पार्टी है उसका कब्जा रहता है। कांग्रेस जाती है तो भाजपा आती है, भाजपा जाती है तो कांग्रेस आती है। तो इसका मतलब सिंपल इतना है कि एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है, और हम इस परिवर्तन से खुश हो जाते हैं। ये परिवर्तन नहीं है, ये जैसे थे जो परिस्थिति है, ये जैसे थे परिस्थिति रखने का षड्यंत्र है। तो हम लोग परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, और परिवर्तन के बजाय हम लोगों को कांग्रेस की जगह भाजपा, भाजपा की जगह कांग्रेस, इस तरह का परिवर्तन भारत में दिया जाता है। क्योंकि एक ब्राह्मण के जगह दूसरा ब्राह्मण आने से, और दूसरा ब्राह्मण के जगह पहला ब्राह्मण आने से परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि वो तो वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था बरकरार रखेंगे, जाति व्यवस्था की व्यवस्था बरकरार रखेंगे, अस्पृश्यता की व्यवस्था बरकरार रखेंगे, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने की व्यवस्था बरकरार रखेंगे, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा जाने की व्यवस्था बरकरार रखेंगे, महिलाओं को दास बनाने की व्यवस्था बरकरार रखेंगे, और जो क्रिमिनल ट्राइब्स लोग हैं, जो जराइम पेशा जातियां हैं, उन लोगों के ऊपर उन्होंने जो कानून थोपे हुए हैं उसकी व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं। तो इस तरह से वो व्यवस्था वैसे के वैसे रखना चाहते हैं, और आज़ादी को 75 साल हो गए, यही व्यवस्था है। इसमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं, इसमें कोई मौलिक परिवर्तन तो हुआ नहीं। जो परिवर्तन हमारे पुरखे चाहते थे, जो सबसे बड़े आधुनिक भारत के पुरखे महात्मा ज्योतिराव फुले जो परिवर्तन चाहते थे, जो छत्रपति शाहू महाराज परिवर्तन चाहते थे, जो बाबा साहब आम्बेडकर परिवर्तन चाहते थे, वो परिवर्तन तो आया नहीं। संविधान में वो तमाम अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों को दिए, मगर वो अधिकार लागू होने का जो काम है वो हो नहीं रहा है। क्योंकि सत्ता जब ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहेगी तो संविधान अमल में कैसे आएगा? संविधान तो अमल में नहीं आ सकता। तो इसलिए संविधान अमल में नहीं आ सकता, इसलिए इनके नियंत्रण में देश को रखा जाना खतरनाक है, बदलना हो। और बदलने के लिए ही सारे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को जगाने का हम लोगों ने अभियान शुरू किया। हम ही लोगों के द्वारा पिछड़े वर्ग के जातीय आधारित गिनती के लिए भारत बंद करवाने का कार्यक्रम हम ही लोगों ने चलाया। और इस वजह से इस गिनती को रोकने के लिए आरएसएस ने, भाजपा ने एक पिछड़े वर्ग के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। पिछड़े वर्ग के लोगों को हक अधिकार देने के लिए आरएसएस भाजपा ने पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति आधारित गिनती रोकने के लिए बनाया। नरेंद्र मोदी गुजरात के बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति है, ओबीसी के व्यक्ति है,
और उसको प्रधानमंत्री आरएसएस के लोगों ने बनाया। तो आरएसएस के लोगों ने बनाया, 9 साल पूरे हो गए, 9 साल समाप्त हो गए और अगले साल मई महीने में 10 साल पूरे हो जाएंगे। 9 साल में हमारे लोगों ने ये उम्मीद किया था कि ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा तो वो गिनती करेगा, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी का होने के बावजूद भी उन्होंने गिनती नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमारे सामने ये सवाल होना चाहिए, क्यों नहीं किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी जो है ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। अंग्रेजी में जो नॉमिनेटेड शब्द है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है नामधारी प्रधानमंत्री। नामधारी भी शायद आपको समझ में ना आए, जो कामधारी नहीं है, नामधारी है, नाम के लिए रखा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जो है ये आरएसएस का, ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। रखा हुआ नहीं समझते हो? है? आमतौर पे रखने वाला शब्द महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, मैं करना नहीं चाहता। वो यहाँ आरएसएस के ब्राह्मणों ने महिला को नहीं, आदमी को रख लिया। और आप लोग समझदार हो इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, तो ज़्यादा विस्तार में जाएंगे तो मुझे बहुत कुछ खोल के बताना पड़ेगा, तो वो खोल के नहीं बता सकता। माइक पर बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं, सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती है। तो मगर इतना जरूर है, संवैधानिक लैंग्वेज है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1932 को लंदन में कहा था। ये वहां से शब्द लिया मैंने, नॉमिनेटेड। ये मेरा शब्द नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 को जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अंग्रेजों को कहा था हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं चाहिए। तो रियल रिप्रेजेंटेशन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। हमारे यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार हासिल करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए। और ये बात अंग्रेजों ने मान लिया था। अंग्रेजों ने 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। और स्वीकार कर लिया था, मगर गांधी जी ने इसके विरोध में उपवास किया, आमरण अनशन किया। और आमरण अनशन करके हमारे 2 संवैधानिक अधिकार गांधी जी ने उपवास करके छीन लिए। बिहार के लोगों को गांधी जी के प्रति थोड़ा सा प्यार हो सकता है, मेरे मन में भी था। अब मेरे मन में गांधी जी की प्रतिमाएं शैतान की है, महात्मा की नहीं है। ये गांधी एक शैतान है।
क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को हजारों सालों से अधिकार से वंचित किया गया था, उनको अधिकार दिलाने में बाबा साहब आम्बेडकर कामयाब हो गए थे। और अंग्रेज़ों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 17 अगस्त 1932 को ये अधिकार अवार्ड कर दिया था, दे दिया था। यदि गांधी जी ने इसके विरोध में उपवास नहीं किया होता तो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रियल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुनकर जाते, और अगर जाते तो क्या होता, जाते तो किसी की भी सरकार सेंटर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर नहीं बनती। आज तक कांग्रेस की 56-57 साल सरकार रही, अनुसूचित जाति और जनजाति के सपोर्ट के बगैर सरकार कांग्रेस की नहीं बनी। दूसरी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और अभी उनके 303 मेंबर पार्लियामेंट है, उसमें 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं। अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के माइनस कर दो तो नरेंद्र मोदी की सरकार भर भरा के गिर जाएगी। इसका मतलब है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है। मगर जिनके सपोर्ट और समर्थन से प्रधानमंत्री बना हुआ है, उनकी कोई सरकार, उनकी कोई सुनवाई नहीं करती है। तो मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूँ कि आज़ाद भारत में चाहे कांग्रेस की सरकार हो और बीजेपी की सरकार हो, 131 मेंबर पार्लियामेंट के सपोर्ट के बगैर किसी की भी सरकार आज तक नहीं बनी सेंट्रल में। तो ये लोग सपोर्ट किए बगैर सेंट्रल में बहुमत ही नहीं बनता, और जो बहुमत नहीं बनता है तो सरकार बनती नहीं है। इसलिए यदि 131 मेंबर पार्लियामेंट सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होता और सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होकर यदि अमल में आता और इसके विरोध में गांधी उपवास नहीं करते तो ये 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे SC ST के चुनकर जाते। तो कोई भी सरकार SC ST के समर्थन के बगैर दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते थे। मतलब हमारे SC ST के लोगों के संगठन के बगैर सेंटर में किसी की सरकार नहीं बनती। तो इसका पहला फायदा क्या होता? पहला फायदा OBC को होता। वो कैसे? पहला फायदा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो रिजर्वेशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो रिजर्वेशन OBC को लागू क्यों नहीं हुआ?